आज हम डिस्कस करेंगे रॉ मैकेनिज्म या रास सिस्टम। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम हमारी बॉडी में कब एक्टिवेट होता है? जब सडनली ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस के केस में क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड के वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो रॉ मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड वेजल्स में, आर्टरीज में फ्लो होता है और आर्टरीज पे एक प्रेशर डालता है। ठीक है। तो एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, अपर प्रेशर, और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। तो इस रेंज में यदि ब्लड प्रेशर है तो उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मोर देन 140 है तो उसको हम हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है। तो एज का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर पे, है ना। लेकिन हमारी बॉडी में एक नेचुरल ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है। मतलब 80 टू 120 mmHg के बीच में उसको बरकरार रखता है, और उस सिस्टम का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हमारी बॉडी में यदि डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? जैसे हमने गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, या किसी को बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, या डायरिया लाइक कंडीशन है, तो उस केस में क्या है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन मतलब बॉडी में पानी कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और ये सेंस हमारे बॉडी में जो बैरो रिसेप्टार्स होते हैं, एक्चुअली जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो वो किडनी में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, ठीक है, हार्ट में भी जाता है, पूरे ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई होती है ताकि हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिल सके और ऑक्सीजन मिल सके। तो हार्ट जब पंपिंग करता है तो हर ऑर्गन तक ब्लड जाता है। तो जब किडनी में ब्लड जाता है तो किडनी में जो जेजी सेल्स होते हैं, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, इन सेल्स पे क्या है? बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। बैरोमीटर आपने सुना होगा, ये प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये जो जेजी सेल्स होते हैं इन पे बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि प्रेशर को सेंस कर लेते हैं कि भाई ब्लड का प्रेशर कम हो रहा है। अब जब ब्लड का प्रेशर कम होगा तो उसको बढ़ाने के लिए फिर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएंगे और नॉर्मल रेंज में लेके आएंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो पहली कंडीशन है आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के केस में। दूसरा है आपका बीपी। फिर है आपका यदि एसिडोसिस हो गया, एसिडोसिस में क्या है? मतलब ब्लड में H+ आयन बढ़ जाएंगे, और या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या हेमरेज, ब्लड लॉस। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस है जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इन कंडीशन में क्या होता है? जो किडनी में जेस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं, ठीक है, किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो इन पे जो बैरो रिसेप्टर रहते हैं वो ये सेंस करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो ये जो जीजे सेल्स हैं ये रेनिन रिलीज करते हैं। ठीक है। और ये रेनिन रिलीज करते हैं, और ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिनोजन कौन बनाता है? लिवर के जो हिपेटोसाइट सेल्स होते हैं वो एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिवर बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लिवर में मेटाबॉलिज्म भी होता है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है लिवर। तो लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसको रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 भी इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसको फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट में ACE भी कहते हैं, ये लंग्स के जो कैपिलरीज होती है उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही है। एक तो रेनिन, रेनिन कहाँ से बन रहा है? किडनी बना रही है। ठीक है। किडनी के जो जेजी सेल्स हैं वो रेनिन का प्रोडक्शन करते हैं। एक आपका बन रहा है यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कौन बना रहा है? हेपेटोसाइट सेल्स लिवर के। ठीक है। तीसरी चीज बन रही है यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एक एंजाइम होता है। जैसा कि आप जानते हैं एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है ना। या A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, तो वो किसी न किसी एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है।
ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है? ACE एंजाइम करता है। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, जब ये अपने रिसेप्टार से बाइंड करेगा तो ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जब एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टार से बाइंड करेगा, अब हम समझते हैं रिसेप्टार क्या होते हैं। रिसेप्टार सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसपे लिगेंड या कोई बायोमॉलिक्यूल या कोई ड्रग बाइंड करता है और वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जब एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टार से बाइंड करेगा, ठीक है, तो वो क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा वो हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक्शन वो प्रोड्यूस करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। वेसल्स मतलब जो हमारी आर्टरीज हैं वो सक्रिय हो जाएंगी, तो सक्रिय हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, डायलेशन मतलब होता है फैलना। अब चूंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो हमको हमारी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, तो वो कौन करेगा? एंजियोटेंसिन 2 करेगा अपने रिसेप्टार से बाइंड होने के बाद में। दूसरा ये क्या करेगा, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है, वहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरोन को हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामने जो 4 हार्मोन के नाम दिए हैं उसमें से कौन सा लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है, तो आप याद रखोगे एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन है। आपने प्रीवियस ईयर में एनाटॉमिक फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन भी अपने रिसेप्टार से बाइंड होते हैं और कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जब अपने रिसेप्टार से बाइंड होगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा हम देखते हैं क्या क्या होगा। पहली चीज तो होगी कि सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। किडनी का जो स्मॉल यूनिट होता है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, बोमन कैप्सूल होता है, नीचे उसका पीसीटी होता है ना, फिर लूप ऑफ एनले होता है, फिर डीसीटी होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये नेफ्रॉन के पार्ट है। ठीक है, आपने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में ये सब पढ़ा होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम यदि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कंपोजिशन यदि हम देखें तो उसमें वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो हमने यदि किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर दिया, तो उस केस में हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। और कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। ये दोनों ही नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं जहां से रीअब्जॉर्प्शन होगा। और H+ आयन और पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा दिया जाएगा। तो इनको बढ़ाने से क्या होगा? हमारा यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा। तो यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, रेज होगा। और वो जैसे ही रेज होगा तो वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए एक्टिवेट होता है हाइपोटेंशन की कंडीशन में। हाइपोटेंशन मींस ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। अगला क्या होगा, जब ये अपने रिसेप्टार से एंजियोटेंसिन 2 बाइंड करेगा तो नेक्स्ट ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीजें फलस्वरूप हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच कहते हैं, एडीएच। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। हमारी बॉडी में अभी फ्लूइड की जरूरत है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, बीपी सडनली उसका डाउन हो जाएगा, तो उस केस में हमको उसके यूरिन को प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी में एक प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एडीएच हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। एडीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, सेंटर में। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास में। तो वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को कम करता है। यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमारा बीपी रेज हो जाएगा। वाटर का रिटेंशन बॉडी में बढ़ा देगा। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। और हमारा जो ब्रेन में थर्स्ट सेंटर है ना, उसको भी ये स्टिमुलेट करेगा तो हमें प्यास लगने लगेगी।
तो प्यास लगेगी तो हम ज्यादा पानी पियेंगे, और यदि हम ज्यादा पानी पियेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। ठीक है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसको नमक खाना चाहिए, और जिसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर नमक अवॉइड करने की कहता है भाई कम नमक खाओ, है ना। तो लो बीपी के केस में नमक खाना सही है, और हाई बीपी के केस में नमक खाना सही नहीं है, नमक से परहेज किया जाता है। ठीक है। तो ये है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम रॉ मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी में ब्लड का प्रेशर रेगुलेट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80 टू 120 mmHg, लेकिन जैसे ही प्रेशर आपका डाउनफॉल में जाता है तो एक मैकेनिज्म बॉडी में एक्टिवेट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसी को हम रॉ मैकेनिज्म कहते हैं, या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से आप सुन लें, ठीक है, समझ लें। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका 8 नंबर में, और आपको एज इट इज इसी फॉर्म में आपको लिखना है, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी, पहली बात। दूसरी बात, बुक से आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो, और इसको आप इसका स्नैपशॉट ले लेना, या तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको वहां से पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि बुक से में आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है, तो ये समझने की दृष्टि से काफी इजी है। ठीक है। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनना। बीपी लो होने के रीजन क्या क्या है? डिहाइड्रेशन है, ठीक है, कोई पेशेंट है उसका लो बीपी हो रहा है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से कम हो रहा है, ठीक है, या एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस क्या होता है? ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4, ठीक है, बेसिक होता है, लेकिन जब ब्लड ब्लड का पीएच 7 से कम हो जाता है तो हम उसको एसिडोसिस बोलते हैं, जो कि H प्लस आयन के बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है। H प्लस आयन ब्लड में बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और उसी को हम एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है। या किसी का ब्लड लॉस हो जाए एक्सीडेंट के केस में, या हैमरेज हो जाए, हैमरेज मतलब ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है। तो इन कंडीशन में ही ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये सिस्टम एक्टिवेट कब होगा? जब बैरो रिसेप्टर ये सेंस करेंगे कि भाई प्रेशर कम हो गया है। ठीक है। तो ये बैरो रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? जेजी सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो किडनी के पास भी तो जाएगा। ठीक है। तो जब ब्लड का जो परफ्यूजन है वो लो हो जाता है, मतलब ऑर्गन में जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा रहा है, तो ऑर्गन उस चीज को सेंस कर लेते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं लो परफ्यूजन, मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। किडनी में ब्लड कम जाएगा क्योंकि ब्लड हो गया बॉडी में कम। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया और 1 लीटर खून बह गया, अब उसकी बॉडी में खून हो गया कम, तो ऑर्गन को जितना खून जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ऑर्गन उसको सेंस कर लेगा। सेंस कौन करेगा? बैरोरिसेप्टर। और बैरोरिसेप्टर कहाँ पर है? किडनी में है। ठीक है। तो किडनी के बैरोरिसेप्टर सेंस कर लेंगे, तो जैसे ही वो सेंस करेंगे तो क्या होगा? रेनिन रिलीज होगा, तो रेनिन सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब जब रेनिन सर्कुलेशन में आ जाएगा तो रेनिन अब तो अब सर्कुलेशन में है, पूरी बॉडी में घूमेगा, तो जब वो जाएगा हिपेटोसाइट सेल्स मतलब लिवर में जाएगा, तो लिवर क्या करेगा? एंजियोटेंसिन नोजन की प्रेजेंट में रेनिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 में जब कन्वर्ट हो गया तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म है ना। अब जब यही ब्लड, अभी ब्लड सर्कुलेशन में क्या है आपका? एंजियोटेंसिन 1 है, अभी सर्कुलेशन में है। अब ये जब जाएगा आपका लंग्स में, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स एक एंजाइम के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 इज अ एक्टिव फॉर्म, ये एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंजियोटेंसिन 1 और आपका एंजियोटेंसिनोजन ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये एक्शन नहीं दे पाते हैं, तो एक्शन कौन देता है? एंजियोटेंसिन 2 एक्शन देता है ना। अब एंजियोटेंसिन 2 जब एक्शन देगा तो उसके एक्शन क्या क्या है ये हमने अभी देखा। ठीक है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज बढ़ाएगा एल्डोस्टेरोन के, ठीक है, और ये आपका सोडियम और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा, है ना, पीसीटी डीसीटी पे ये एक्ट करता है। ठीक है। और आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, बीपी इससे रेज होगा, और हमारी थर्स्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये है आपका रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पर जो हाई बीपी के पेशेंट्स रहते हैं उसमें तो हमको बीपी को कम करने की जरूरत है,
तो हम कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दवाइयां आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़नी है, इसलिए मैं अभी इसको बहुत सुपरफिशियली बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है, लेकिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको फर्स्ट ईयर में है आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यदि हम रेनिन के प्रोडक्शन को कम कर दें तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिनोजन 1 नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक हो जाएगा तो बीपी हमारा नहीं बढ़ेगा। तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं हाई बीपी के, उनमें ये दवाइयां यूज की जाती है, ठीक है। एक दवाई का नाम है एलिस्किरन, ठीक है। ये है एलिस्किरन दवाई। ये क्या करती है, ये रेनिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है, रेनिन के प्रोडक्शन को मतलब नहीं होने देती। अब नेक्स्ट है आपका एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है, तो हम यदि 2 को ना बनने दे तो ये एक्शन सारे नहीं आएंगे, तो इसके लिए हम कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल 2 ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। और यदि एंजियोटेंसिन 2 बन गया है तो हम उसके ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, मतलब एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। तो हम उसमें टेलमिसार्टन और लोसार्टन 2 ड्रग्स यूज करते हैं। ड्रग्स के नाम आप याद मत रखना, ऐसे जनरली मैंने आपको बता दिए। आपको ये समझ में आएगा कि बॉडी में दवाइयां काम कैसे करती है। बायोलॉजिकल पाथवे को ब्लॉक करेगी, एंजाइम को इनहिबिट करेगी, ठीक है। इस तरह से मतलब दवाइयां बॉडी में काम करती है और हमें एक्शन मिलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दवाइयां काम कैसे करती हैं, तो उसमें भी आप ये रास सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दवाइयां कैसे काम करती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दवाई एज एंटागोनिस्ट काम कर रही है, एक दवाई यहाँ पर क्या कर रही है, एंजाइम को इनहिबिट कर रही है ना। एसीएच की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, है ना। तो ये सारी जो दवाइयां हैं कहाँ यूज होंगी, हाई बीपी के जो पेशेंट होंगे, हाई ब्लड प्रेशर जिनको हमेशा बना रहता है, ठीक है, उनमें ये दवाइयां यूज की जाती है। टेलमिसार्टन, लोसार्टन, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, एलिस्किरन, ये सारी दवाइयां यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आज हमने समझ लिया यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है, और इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, या लॉन्ग टाइप आंसर में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं इसका वीडियो अभी आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख के इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हम कल मिलते हैं हम, ठीक है।